Welcome to our channel, that is the corpus. So today we are going to talk about we are going to study about tuberculosis. हम tuberculosis के बारे में कुछ various topics जैसे etiology, जैसे etiology of tuberculosis, the pathophysiology, the clinical classification, sign and symptoms, diagnosis, treatment and management and prevention के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं etiology. What is the cause of tuberculosis? The cause for tuberculosis is a bacteria, that is Mycobacterium tuberculosis. And when we talk about Mycobacterium के बारे में जब हम बात करते हैं तो Mycobacterium is a obligate arrow. मतलब इट नीड्स ऑक्सीजन. उसको अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डिवीज़न के लिए, अपने व्हाट वी कैन से बेसिकली फॉर ग्रोथ उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. विदाउट ऑक्सीजन इट कैन नॉट सर्वाइव. इट इज़ अ ऑब्लिगेट एरो. देन वी ऑल्सो से कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज अ स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म. स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया. It is a AFB, that is acid fast bacillus, and it is also non-motile. So these are some features for Mycobacterium tuberculosis. Then we are going to talk about the pathophysiology. Pathophysiology of tuberculosis. The person get infected. The transmission is through mainly most common mode of, we can say the most common route of transmission is inhalation. The person inhale the droplets or the aerosols which contain the bacteria. So by droplet, nuclei or aerosols, person inhale the bacteria, it goes in the lung, and in the lung जब वो लंग के पैरेन्काइमा में जाता है, जब भी कोई फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करता है तो देयर इज़ अ मैंडेटरी इम्यून रिस्पॉन्स विच प्रोटेक्ट्स यू. सो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है. हमारे मैक्रोफेजेस आते हैं. दे ट्राई टू एंगल्फ द बेसिलाई, द MTB, द माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई जो है उसको, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई को वो एंगल्फ करते हैं, एंगल्फमेंट. एंड जब वो एंगल्फ करते हैं तो इसमें कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. देयर आर सम विरुलेंस फैक्टर्स, देयर आर सम विरुलेंट फैक्टर्स जो इनहिबिट कर देते हैं फैगोलाइगोसोम फॉर्मेशन. अब जब फैगोलाइगोसोम ही नहीं फॉर्म हो पाता, जो फैगोलाइजोसोम है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता इनसाइड द मैक्रोफेजेस, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज अ ग्रैनुलोमा. एज यू कैन सी हियर, दिस इज अ ग्रैनुलोमा, दिस इज अ ग्रैनुलोमा. इसमें जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको एक कॉलर दिख रहा है, दैट इज अ लिम्फोसाइट. इट इज मेड अप ऑफ लिम्फोसाइट्स. द कॉलर ऑफ ग्रैनुलोमा is made up of lymphocytes. There are Langerhans cells. These are giant cells. And these are epithelioid cells. They are slipper shaped. Basically, they are slipper shaped, and they both are modified macrophages. So हमारी जो बॉडी होती है, when macrophages is not able to digest the bacteria, the bacilli, तो हमारी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करती है, जिसकी वजह से देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा. एंड इस ग्रैनुलोमा, ये जो ग्रैनुलोमा है, जब हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं, रेडियोलॉजिकली इट अपीयर्स एज गोन कॉम्प्लेक्स.
गोन कॉम्प्लेक्स, रेडियोलॉजिकली हमें गोन कॉम्प्लेक्स दिखता है, विच इज़ अ, एंड इफ यू कैन सी हेयर in this image there is a granuloma. You can see this is a granuloma along with hilar lymph node involvement. This both the granuloma and the hilar lymph node involvement forms Ghon complex. So this is the basic pathophysiology of TB. Then we've come on the clinical classification for tuberculosis. The classification is basically the pulmonary type and extra pulmonary. होता क्या है, मोस्ट कॉमन जो ट्यूबरकुलोसिस है वो मेनली जो है वो लंग्स को इफेक्ट करता है, तो उसको हम प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में रखते हैं. एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज अदर ऑर्गन्स या अदर बॉडी पार्ट्स रेदर देन लंग्स. The Mycobacterium tuberculosis is able to affect any part of the body, any living part, any living cell of the body. No matter वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा है, वो सारे सेल्स को अफेक्ट कर सकता है except hair and nails, because hair और nails जो हैं they are basically dead cells. जब हम pulmonary tuberculosis की बात करते हैं, इसमें it can be a latent one or it can be active. What do you mean by latent and what do you mean by active? Latent में क्या होता है? In latent जनरली जो पर्सन है उसको अफेक्ट करता है, वो उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वेल डेवलप, और वी कैन से इट इज़ अ इम्यूनोकॉम्पिटेंट होस्ट, एक अच्छा गुड इम्यून सिस्टम होता है. एंड बिकॉज ऑफ गुड इम्यून देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमास, एंड ग्रैनुलोमा के फॉर्मेशन से उसकी जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की वो रुक जाती है, एंड ऑल्सो वो कंटेजियस नहीं रहता इन केस ऑफ लेटेंट. बट अगर फ्यूचर में कभी ऐसी कंडीशन आती है कि जो पर्सन है वो, अगर फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें पर्सन जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, फॉर एग्जांपल उसको कोई भी ऐसा डिसऑर्डर हो जाए जिसकी वजह से वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, तो वी कैन से द इन्फेक्शन, द टीबी दैट इज लेटेंट, वो रिएक्टिवेट हो सकता है. इन केस ऑफ एक्टिवेट इज जनरली सीन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट. इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ HIV, in case of steroids, prolonged use of steroids or organ transplantation, etc. ये जो है this is generally active TB इनमें देखा जाता है, and it is most commonly associated with HIV. And when we talk about extrapulmonary, in extrapulmonary it can affect lymph nodes, it can affect pleura, it can affect CNS, it can affect spine, or we can say skeletal system. Spine में जब होता है we can say it's Pott's disease, हम उसे बोलते हैं, that is tuberculosis of spine, Pott's disease, or it can be disseminated. होता क्या है कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट टिश्यूज़ में जाके लॉज्ड हो जाता है, वहाँ पे उसकी ग्रोथ होती है, एंड इट अपीयर एज अ डिससेमिनेटेड. इसको हम इस वेरिएंट को हम डिससेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं. और इसमें हमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है, दिस इज मिलियरी टीबी. एक्चुअली फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ लंग, दिस इज अ लिवर में यू कैन सी दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट्स वी सी, दिस इज मिलेट्स उसकी तरह ये अपीयर होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल प्रोसीड विद साइंस एंड सिम्टम्स. जब हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, सो द मोस्ट कॉमन साइंस
or we can say the symptoms a patient is presented with are the chronic, persistent cough lasting more than 3 weeks. There is hemoptysis. There is coughing of blood. Or there can be night sweats. There can be some systemic infection, systemic symptoms like fever, or we can say unexplained sudden weight loss, or there can be severe fatigue. These are some few tiny symptoms for tuberculosis. अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की. हम टीबी को डायग्नोस कैसे करते हैं? ट्यूबरक्लोसिस की डायग्नोसिस, जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट. हम 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट को यूज़ करते हैं. द फर्स्ट वन इज स्क्रीनिंग टेस्ट. इज बेसिकली यूज फॉर स्क्रीनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स जो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं या हाई रिस्क पॉपुलेशन है फॉर डेवलपिंग ट्यूबरक्लोसिस. एंड देन द सेकेंड वन इज डायग्नोस्टिक टेस्ट्स. इन स्क्रीनिंग हम बात करते हैं देयर कैन बी Mantoux test. It is a TST. What is TST? TST is a tuberculin skin test. इसमें क्या होता है कि हम फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म पे PPD दैट इज़ प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं. हम इंट्राडर्मली उसको सब्जेक्ट कर देते हैं ऑन द पेशेंट फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म पे, और फिर हम 48 से 72 आवर्स का वेट करते हैं और हम नोटिस करते हैं इफ़ देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एनी इंड्यूरेशन और नॉट. उसके बेसिस पे हम बताते हैं द पर्सन इज हैविंग इज एक्सपोज टू दैट बेसिलस और नॉट. द सेकेंड वन इज IGRA, दैट इज इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसिड. दैट इज इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसिड. एंड इन डायग्नोस्टिक टेस्ट हम सबसे पहले बात करते हैं चेस्ट एक्सरे. चेस्ट एक्सरे में वी कैन से गॉन फोकस, अभी जस्ट आपको इससे पहले बताया. हाँ, देयर इज़ वन मोर थिंग. एज यू कैन सी इन दिस ग्रैनुलोमा, आपको बीच में एक पिंकिश इजनोफिलिक मटेरियल दिख रहा है. दैट इज नेक्रोटिक मटेरियल. At the center there is a caseous necrosis. That's why it is known as caesating granuloma. It is known as caesating granuloma or caseous granuloma because इसमें जो है बीच में caseous necrosis, as you can see here necrotic debris or we can say necrotic area present है in the center of the granuloma. That is why it is known as caesating granuloma or the. आगे बढ़ते हैं हम. अब हम बात करते हैं द फर्स्ट वन इज चेस्ट एक्सरे, हमने बात करी. सेकेंड वन दैट इज स्प्यूटम टेस्टिंग. स्प्यूटम AFB स्मेयर. हम जनरली ZN स्टेनिंग के थ्रू स्प्यूटम स्मेयर बनाते हैं, उसको ZN स्टेन करते हैं, ZN स्टेनिंग के थ्रू स्टेन करते हैं, और हम उसमें एसिड फास्ट बेसिलस. इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, इतना स्पेसिफिक नहीं है, बट इज़ अ रैपिड टेस्ट. रैपिड है बट इतना स्पेसिफिक नहीं है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को पता ही देगा. कुछ और बैक्टीरियाज भी हैं, वो जनरली वो हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे लिए, अनहार्मफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे एसिड फास्ट बेसिलस हैं, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. बस ये प्रेजेंस बताता है देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट बेसिलस. इट इज़ जस्ट फॉर is a type of a low sensitive test. Now moving on to the third one, that is nucleic acid amplification test or gene expert or CBNet, that is cartilage based nucleic acid amplification test. इसमें क्या होता है, इसमें
ये जो इसमें डिवाइसेस होते हैं, वी हैव मशीन्स जो कि हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो डीएनए है उसको डिटेक्ट करती हैं, और साथ ही साथ इट इज़ अ रैपिड टेस्ट एंड हाईली स्पेसिफिक, और साथ ही साथ ही हमें रेजिस्टेंट, जो हमारा रेजिस्टेंस पैटर्न है फॉर ट्यूबरक्लोसिस से, फॉर एग्जांपल किसी भी, फॉर एग्जांपल आइसोनियाजाइड हो गया, मेनली रिफेम्पसिन जो है ड्रग, उसके लिए जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो रेजिस्टेंट है या नहीं, वो भी ये बता देता है इन बाय द हेल्प ऑफ एमनेट, जीन एक्सपर्ट और सीबीनेट. नाउ द फोर्थ वन, दैट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट. फोर्थ, दैट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, दैट इज स्प्यूटम कल्चर. स्प्यूटम कल्चर की जब हम बात करते हैं तो स्प्यूटम कल्चर इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड. एंड इसे जनरली हम एलजी मीडिया, दैट इज लुवेंस्टीन जेंसन जो मीडिया होता है वो यूज़ करते हैं इसके कल्चर के लिए. और जनरली हम इसे नहीं प्रेफर करते हैं नॉर्मल डायग्नोस्टिक सेटिंग्स जो है हमारे हॉस्पिटल्स की. क्यों? क्योंकि ये बहुत, हमने कहा था सबसे स्टार्टिंग में बात करी थी, दैट इज़ अ स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, वीक से लेके कुछ मंथ्स तक ये टाइम ले लेता है ग्रो करने में. तो हमें जो मेन फोकस है ट्यूबरक्लोसिस में, हमें सबसे पहले जो मेन फोकस है, हमें डायग्नोसिस करना है, फास्ट डायग्नोसिस जितना जल्दी हो सके. क्यों? क्योंकि डायग्नोसिस अगर जल्दी हो जाएगा उसकी वजह से हम उसके जो ट्रांसमिशन साइकिल है उसको इनहिबिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ट्रांसमिट ना हो और लोगों में. ये इसका मेन रीज़न है, हम इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते स्प्यूटम कल्चर, बट इज़ स्टिल अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट. हम आगे बात करते हैं अब ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की. फॉर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की हम बात करते हैं. सो ट्रीटमेंट जनरली इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज ग्लोब की एक स्ट्रेटजी को फॉलो करती हैं, दैट इज डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट टर्म. इसमें क्या होता है कि जनरली पेशेंट की कंप्लाइंस को मेंटेन करने में ये यूज़ होता है. पेशेंट्स की कंप्लाइंस हमें क्यों मेंटेन करानी है? पेशेंट अगर कंप्लाइंस उसकी मेंटेन नहीं रहेगी, वो वीकली या वीकेंड से जो भी हमारी डेली रिजीम है वो ड्रग्स नहीं खाएगा, तो देयर विल बी चांसेस कि वो एंड हो जाए इन अ सीवियर ट्यूबरक्लोसिस में, और वी कैन से सीवियर सिम्टम्स आज शो हो, और साथ ही साथ वो ज़्यादा ट्रांसमिट करेगा ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन को. इसलिए हमारा मेन मोटिव है कि हम उसके ट्रांसमिशन साइकिल को ब्रेक करें बाय दिस ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी, एंड ऑल्सो पेशेंट को एज फास्ट एज हम उसको जो बैक्टीरिया है वो हमें उसकी बॉडी से रिमूव करें. सो इसमें जो फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ ड्रग, हम फॉर ड्रग सेंसिटिव टीबी, इस वीडियो में हम ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसके जो ड्रग्स हम उसमें देते हैं हम उसकी बात करेंगे. अगर आपको ड्रग रेजिस्टेंस जो ट्यूबरक्लोसिस है, फॉर एग्जांपल हमारा अगर MDR ट्यूबरक्लोसिस है, XDR है, प्री XDR है, तो उसके जो ड्रग रिजीम है वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा. इफ़ यू वांट तो जस्ट लीव अ कमेंट. सो ड्रग सेंसिटिव में वी हैव टू फेज, दैट इज इंटेंसिव फेज एंड कॉन्टिन्यूस फेज. Intensive phase is for 2 months and continuous phase is for 6 months. Sorry, 4 months. The total is for 6 months. In intensive phase we give HRZE drug, and in continuous phase we give HRE drug. What is H? That is isoniazide. That is rifampicin. That is pyrazinamide, that is ethambutol.
एंड दैट इज़ HRE फॉर नेक्स्ट 4 months। जो हमारा बेसिक मोटिव है इंटेंसिव फेज़ में ये ड्रग्स देने का, वो है कि हम उसके ट्रांसमिशन को जितना जल्दी हो सके कम करें और उसका जो बैक्टीरियल लोड है पेशेंट में उसको भी कम करें। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी दैट इज़ प्रिवेंशन पे आते हैं। तो प्रिवेंशन में इन इंडिया, हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एट बर्थ जब किसी बच्चे का होता है तो उसको BCG दिया जाता है, दैट इज़ बेसिली कैलमेट गुएरिन, इट इज नेम ऑफ दैट वैक्सीन। सो बर्थ पे BCG दिया जाता है, दैट इज़ इंट्राडर्मली दिया जाता है, 0.05 ml दिया जाता है बच्चे को फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड इट इज़ अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। हम जब बात करते हैं BCG की, इट इज़ अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ लेक्चर। हमने इसमें ट्यूबरकुलोसिस के कुछ वेरियस टॉपिक्स पढ़े, जैसे उसकी इटियोलॉजी हमने पढ़ी, उसकी पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ी, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, साइन सिम्टम्स हमने पढ़े, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन।